दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 अप्रैल 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान, अमेरिका, गज़ा, मिस्र, यमन, लेबनान, सीरिया और सूडान की खबरें। तो चलिए सबसे पहले गज़ा चलते हैं, जहां पर फिर से एक बार हैवानियत हुई है। इसराइल ने एक बार फिर गज़ा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, जो गज़ा सिटी और नॉर्थ गज़ा स्ट्रिप का आखिरी फंक्शनल अस्पताल था, उस पर इजरायली फोर्सेस ने बमबारी की है। डॉक्टर्स और स्टाफ ने बीमार और ज़ख्मी लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने फैसिलिटी पर हमला कर ही दिया। हमले से कुछ देर पहले इवैक्यूएशंस के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन इतनी मोहलत नहीं दी गई कि सबको निकाला जा सके। गज़ा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक 35 अस्पतालों को टारगेट बनाया जा चुका है। ये खुला वॉर क्राइम है, लेकिन इस पर कोई भी मानवता का पापा बोलने को राजी नहीं है। इस तरह से इजरायली हमलों में जख्मी होने वाले लोग भी शहीद हो जाएंगे अगर उन्हें इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि अस्पताल तो पहले ही तबाह किए जा चुके होंगे। इसके साथ ही इसराइल ने नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप और खान यूनिस के लोगों को भी वहां से निकलने का हुक्म दिया, जहां पहले ही लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार थे और पनाह लिए हुए थे। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब गज़ा में हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से लगभग कोलैप्स हो चुका है और लोग ज़ख्मियों का इलाज करवाने के लिए किसी भी फैसिलिटी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। गज़ा का आखिरी चलता हुआ अस्पताल भी अब तबाह हो चुका है। अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, जो गज़ा के लिए एक आखिरी उम्मीद था, अब इजरायली एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनकर पूरी तरह से आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। ये अस्पताल जंग में ज़ख्मी लोगों के लिए एक लाइफ लाइन था, लेकिन अब उसके अंदर न कोई डॉक्टर है, न स्टाफ है, न कोई इलाज का सामान। जो वीडियो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमने थोड़ी ब्लर की हैं, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि मरीज़ों को स्ट्रेचर पर बचाकर ले जाया जा रहा है। खैर, बीमार और ज़ख्मी लोगों के बेड्स अस्पताल के बाहर गलियों में बिखरे पड़े हैं। लोग अपने अजीज़ों को उनके पेशेंट बेड्स पर ही डालकर किसी सेफ जगह ले जा रहे हैं या ले गए हैं। किसी को भी मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही और इमरजेंसी सर्विसेज बिल्कुल गायब है। जब किसी शहर का आखिरी अस्पताल भी तबाह कर दिया जाए, तो उसका मतलब है कि वहाँ ज़िंदगी बचाने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सीरियसली समझ लीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसमें एक लफ्ज़ भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। गज़ा की मदद कोई नहीं कर पा रहा। दुनिया के तमाम मुल्क अपने रिश्ते और बिजनेस को बूस्ट करने के लिए डील्स कर रहे हैं। अरबों के पास इतना पैसा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। ईरान के पास बहुत मिसाइल हैं, वो चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन नहीं कर पा रहे। रास्ते बंद हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास लोग ये झूठ फैलाकर खाली दिमागों को तसल्ली दे रहे हैं कि आज गज़ा में इतने इजरायली फ़ौजी मारे गए, कल यमन ने इतने फ़ौजी मार दिए। इन बिना वजूद की बातों, इन सब झूठ को एतबार करने वालों को इस हकीकत से कोई वास्ता, कोई मतलब है ही नहीं कि गज़ा में रोज़ लोगों को कैसे मारा जा रहा है। गज़ा की जंग में उन लोगों ने जो गज़ा से बाहर बैठे हैं, अपने अपने सुकून के बहाने ढूंढ लिए हैं, जबकि गज़ा को एक पल का भी सुकून नहीं मिल रहा है। इसी सिलसिले में एक छोटी सी खबर ये कि जब इजरायली फोर्सेस ने अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को निशाना बनाया, तो वहाँ से पेशेंट्स को जल्दी में इवैक्यूएट किया गया, लेकिन इस अफरा तफरी में एक छोटा सा बच्चा, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और टॉप एंगल है, एक छोटा सा बच्चा जो स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, एक ज़ख्मी बच्चा अपनी जान को खो बैठा। ये भी एक कहानी, एक हिस्सा है इस इंसिडेंट का। उस बच्चे को बचाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन न डॉक्टर थे, न मेडिकल टूल्स और ना ही सेफ जगह जहां उसका इलाज हो सके। मे बी उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उसके साथ मैंने वीडियो में एक सिलेंडर भी देखा, जो आप शायद स्क्रीनशॉट में देख रहे हों। वो सिलेंडर शायद ख़त्म हो गया होगा, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। क्या हम इन खबरों को दिखाएं या आप गिद्ध बन चुके हैं ये हम झूठ बताएं कि आज इतने फ़ौजी मार दिए गए, जबकि हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं। हकीकत ये है कि गज़ा के लोग ऐसे मर रहे हैं। हर कहानी में, हर इंसिडेंट में कितनी कहानियाँ हैं। और गिद्ध से मेरी मुराद सिर्फ 5% लोगों थी, जिन्हें अलाने फलाने नाम के लोग बता रहे हैं बड़े जोशीले अंदाज में कि ये हो गया, वो हो गया, इतने मार दिए, उतने मार दिए, और फिर वो हमसे कहते हैं तुम दिखाते नहीं। तो मेरे भाई, मैं झूठ नहीं दिखाता।
नहीं, न्यूज़ पेपर, न्यूज़ एजेंसीज ही असली अभी तक सोर्स हैं खबर का। ठीक है, आपको नहीं पता, आप पढ़े लिखे नहीं हो जर्नलिज्म, आपको नहीं पता बेसिक रूल्स क्या है। अब बात काहिरा में चल रही एक अहम मीटिंग की। हमास को कायरो में या काहिरा में हो रही बातचीत से सीज़फायर डील पर रियल प्रोग्रेस की उम्मीद है, असली तरक्की मतलब कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। इजिप्ट के मीडिएटर्स और हमास के बीच शनिचर को एक अहम मुलाकात हुई। हमास के ऑफिशियल्स के मुताबिक आईडीएफ के एग्रेशन को रोकने, इसराइल के फुल विड्रॉल और जंग ख़त्म करने के लिए कुछ बड़ी तरक्की, कुछ बिग डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इन डेवलपमेंट्स के 2 दिन पहले ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि होस्टेजेस रिलीज़ का एग्रीमेंट बेहद करीब है। उन्होंने इशारा दिया। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि काहिरा में हो रही बातचीत एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर है, जहां पहले से ज़्यादा सीरियस और रिजल्ट ओरिएंटेड नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमास और इजिप्शियन ऑफिशियल्स की जो मीटिंग काहिरा में हुई है उसका कोई बेहतर नतीजा निकलेगा और अमन कायम जल्द हो सकता है गज़ा में। अच्छा, अमन रीजन में भी कायम हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो मस्कट में टॉक्स हुई हैं वो कल ख़त्म हुई हैं, लेकिन बड़ी फ्रूटफुल लग रही हैं। दोनों मुल्क अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर फिर से राज़ी हो गए हैं। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कहा है कि बातचीत कंस्ट्रक्टिव रही, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हुई, मतलब अच्छी बातचीत हुई और एक दूसरे की इज्जत, मर्तबे और वक़ार का ख्याल भरपूर तरीके से रखा गया। इस बातचीत के बाद ईरान के चीफ नेगोशिएटर और अमेरिकन एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने ओमानी फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में छोटी सी मुलाकात भी की। मतलब अमेरिका और ईरान के जो एनवॉय थे, इधर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और उधर विटकॉफ, दोनों के बीच मुलाकात भी हुई। वाइट हाउस बातचीत जब तक डील पर हुई तो नहीं हुई, डायरेक्ट नहीं मुलाकात हुई। बातचीत ख़त्म होने के बाद मुलाकात हुई। वाइट हाउस ने भी कहा कि पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग था, यानी वाइट हाउस को भी कल की मीटिंग पसंद आई। और ये पहला कदम है दोस्तों, जिसका अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद है। अगला राउंड ये जो अब सैटरडे आएगा, शनिचर आएगा, इसको होगा इस बातचीत का। ये इनडायरेक्ट टॉक्स क्यों हो रही हैं? दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल टेंशंस और सैंक्शंस रिलीफ ईरान को पाबंदियों से राहत देने पर फोकस्ड है। कुछ बात ईरान माने, कुछ अमेरिका मानेगा। ये डेवलपमेंट्स ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि रीजन में टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर ये बातचीत कामयाब होती है तो इसका असर गज़ा, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट के अमन और सलामती पर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में पहली राउंड की बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही। हम इस सिलसिले में दूसरी खबर आपको दिखा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव रही, पॉजिटिव रही, प्रॉमिसिंग रही। आसान ज़ुबान में कहें तो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मतलब ये डायलॉग है मांझी फिल्म का, वो कच्ची ज़ुबान में बोलते हैं। लेकिन ये कहना किसका है? ये है ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के करीब आए हैं और फ्यूचर टॉक्स के लिए एक निगोसिएशन बेस बन रहा है। उनका कहना था कि ओमान में जो पहला राउंड हुआ है वो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव था। अब दोनों साइड्स ने अगले राउंड के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। ये जो कमिंग सैटरडे है, ये डेवलपमेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब ईरान और अमेरिका के दरमियान रीजनल टेंशंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा तानातनी है, और अमेरिका लगातार ईरान पर बमबारी करने की धमकी भी दे रहा है। ईरान को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की हर बात लफ्ज़बाजी नहीं होती है, इसलिए ईरान भी उसी पॉलिसी पर काम कर रहा है कि जिस लड़ाई को टाला जा सकता हो, उस लड़ाई को लड़ने से क्या फ़ायदा। तो ईरान इस लड़ाई को टाल रहा है, और ईरान को जो आज तक उसने बनाया है उस चीज़ को बचाना भी है। अब नज़र इस बात पर होगी कि नेक्स्ट राउंड में क्या रियल ब्रेक थ्रू होता है या सिर्फ डिप्लोमेटिक जेस्चर्स तक ही बात लिमिटेड रह जाती है। अब 2-3 खबरें और यहाँ से लाइव और जल्दी। अमेरिका ने फिर से यमन पर आधी रात को हमले किए हैं और ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। लगातार ये हमले यमन के ऊपर जारी हैं। यमन के हाउथीज़ जो हैं वो भी
امریکہ کے وارشپس اور اسرائیلی بیسز پر لگاتار حملے کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ حملہ جو ہے وہ البیدہ گورنیٹ میں ہوا ہے، السواما میں ہوا ہے، بہت جگہ پر یہ حملے ہوئے ہیں، اور اس سے نقصان تو ظاہر سی بات ہے، امریکہ کا بم گرے گا تو نقصان ہوگا، لیکن نقصان کیا ہوا وہ یمنی اتھارٹیز نے اس بارے میں کلیئر نہیں کیا۔ لبنان سے خبر یہ ہے کہ لبنانی آرمی نے دی جیروسلم پوسٹ کے مطابق لبنانی آرمی نے زیادہ تر حزب اللہ کے بیسز پر، حزب اللہ کے جتنے بیس تھے ان سب پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، ان سب کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے ساؤتھ لبنان میں، اور کچھ حزب اللہ کی سائٹس جو نارتھ لبنان میں تھی وہاں پر بھی لبنانی آرمی نے کنٹرول کر لیا۔ اٹ مینس کہ اب وہاں سے نگرانی یا جو کچھ بھی نظام ہے وہ لبنان کی حکومت دیکھے گی، نہ کہ حزب اللہ کا وہاں پر کنٹرول رہے گا۔ یہ ایک طریقے سے حزب اللہ کو کمزور کرنے کی بھی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اسرائیل کو بھی اس بات کے لیے مطمئن کرنے کے لیے یہ ایک پلاننگ لگتی ہے کہ دیکھو بھائی حزب اللہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھ رہا، ان علاقوں سے اب تم نکلو اپنی فوج لے کر، اور یہاں اب کوئی بم نہ گرانا، یہاں لبنانی آرمی اور لبنانی حکومت سب دیکھ رہی ہے۔ ایک طریقے سے اپنی عوام و علاقوں کو بچانے کی یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ خیر، سیریا والے جو احمد الشرا ہیں، جو خوب حملے چھیل کر چپ رہ رہے ہیں، وہ ترکی میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیسی کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ڈائلاگس کو مینٹین کریں گے، اور جن ممالک سے بھی ہمارے رشتے خراب ہیں ہم ان سے ڈپلومیسی کے تھرو اپنے رشتے وسیع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو بھیا یہ بندوقوں کے راستے حکومت میں آئے لوگ ڈپلومیسی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف بندوقیں گونجتی ہیں اسرائیل کی تو وہ چپ رہتے ہیں۔ سوڈان کے پیراملٹری جو ہیں، RSF جو ہیں، باغی جو ہیں ایک طریقے سے کہیے، انہوں نے لگ بھگ دارفور علاقے میں لگ بھگ 100 لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشنز نے جانکاری دی ہے، انفارمیشن پاس آن کی ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورس جو ہیں وہ ان کے الائڈ جو ملیشیاز ہیں، جو اگروادی ہیں، جو انتہا پسند ہیں، ان لوگوں نے زمزم اور ابو شروق کیمپس پر حملہ بول کر، یہ الفشار علاقہ ہے وہاں آتے ہیں، وہاں پر 100 لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سبھی لوگ بے گناہ تھے، ان میں 20 بچے، 9 ایڈ ورکرز، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب بتائیے، ہر طرف لوگ مارے، ہم لوگ ان کے لیے، ہم کیا، میں تو پڑھتا ہوں نیوز، لوگ ان کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ لوگ ان کی نیوز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں کیوں نہیں بتاتے جھوٹ کے اتنے مارے گئے اتنے مارے گئے؟ کیونکہ فلسطین اور غزہ آج بک رہا ہے، خبروں میں بک رہا ہے، کڑوی بات کہہ رہا ہوں، خبروں میں بک رہا ہے۔ ایران کو بیچا جا رہا ہے، غزہ کو بیچا جا رہا ہے، یمن کو بیچا جا رہا ہے، جھوٹ دکھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔